So let's start. All right. तो ऑनलाइन डेटिंग और ऑनलाइन ऐप्स जब हम इस्तेमाल करते हैं उसकी बात चल रही है, और वहां पर जब प्राइवेसी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन सब मुद्दों को कैसे संभालना है, और अगर कुछ हानिकारक इवेंट होता है तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शंस है कि हम उन ऐप्स से या कानून से, पुलिस से मदद ले पाए। तो ब्रॉडली कानून इस विषय पे 3-4 प्रकार के अलग अलग कानून है भारत में, उसको देखेंगे। एक तो है जनरल लॉ है भारत में, जो सभी क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए अप्लाई करता है, उसको कहते हैं इंडियन पीनल कोड 1860, जहां पर ऑनलाइन सोशल मीडिया स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं है, पर जिस तरह से वो हार्म और ब्लैकमेल और प्रिवेसी वायलेशंस और जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करते हैं, तो वो ऑनलाइन डेटिंग स्पेसेस से भी जुड़ी हुए प्रोविजंस को अप्लाई करता है। तो आईपीसी एक कानून है। फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और रिलेशनशिप्स को गवर्न करने के लिए ब्रॉडली है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। उसके अंतर्गत साल 2011 और अभी मोर रिसेंटली 2021 में रूल्स इशू किए हैं गवर्नमेंट ने, जो प्रिवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन, हेल्थ स्टेटस, जेंडर आइडेंटिटी, इन सब इश्यूज को प्रोटेक्ट करता है। एक ट्रांसजेंडर एक्ट है जो जेंडर आइडेंटिटी के बेसिस पे प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता है। और लास्टली इन सबसे ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान, जहां पर आर्टिकल्स 14, 15, 19 और 21 में हमारा राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू प्रिवेसी, राइट टू हेल्थ, राइट टू डिग्निटी, ये सब फंडामेंटल राइट्स गारंटीड है। So this is a broad overview. Now, do we want to go question wise? Yeah, so सूरज जी, मेरा पहला क्वेश्चन जस्ट टू स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन ये है कि जब हम ऑनलाइन डेटिंग की सेवा यूज करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा सलाह आप क्या देंगे किसी को? तो ऑनलाइन डेटिंग स्पेसेस से जुड़े हुए जो समस्याएं आती है लोगों को, स्पेशली क्वेयर ट्रांस कम्युनिटी में, वो मैं भी काफी सालों से इन मीटिंग्स में, मुद्दों में, केसेस में जुड़ा हुआ हूँ। एक तो बिफोर वी कम टू ऑनलाइन डेटिंग, बट वन ऑफ द जो ऑनलाइन डेटिंग में और रियल लाइफ डेटिंग का जो फर्क है उसको भी समझना जरूरी है बिफोर वी अंडरस्टैंड द रिस्क्स एसोसिएटेड विद ऑनलाइन डेटिंग। और ये समझना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि जितने बार ये चर्चा होती है कि ऑनलाइन डेटिंग के खतरों से कैसे खुद को सावधान रखना चाहिए, ये बात बार बार आती है कम्युनिटी मीटिंग्स में और लोगों से खुद की, क्योंकि लोगों के पास फिजिकल सेफ स्पेसेस, कम्युनिटी स्पेसेस की कमी है या अवेलेबल नहीं है। बेस्ड ऑन एक्सेसिबिलिटी, अगर लोग गांव में रहते हैं या उन शहरों में रहते हैं जहाँ पे क्वेयर ट्रांस कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, फ्रेंडली स्पेसेस नहीं है, तो लोगों को मिलना मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है। तो फिर ऑटोमेटिकली लोग ऑनलाइन स्पेसेस में कनेक्शन के लिए पहुंच जाते हैं। एंड अगर हम फिजिकल स्पेसेस में मिलकर मुलाकात करते हैं, डेटिंग करने की कोशिश करते हैं, वहां पर जो हम सभी के ऑनलाइन डेटिंग के मुद्दे हैं उन सबको संभालना और एड्रेस करना फिजिकल स्पेस में और आसान हो जाता है, क्योंकि दैट वेरिफिकेशन ऑफ हु द पर्सन इज वो आमने सामने हो जाता है। आप कहाँ पे रहते हैं, आपके इंटेंशंस क्या है, आपको रिलेशनशिप चाहिए, आपको कैजुअल डेटिंग चाहिए, ऑल दोस क्वेश्चंस आर नेगोशिएटेड अक्रॉस द टेबल। आमने सामने बात होकर वो एक बहुत सेफ स्पेस बन जाती है। पर अगर वो जब नहीं मिलता, तो फिर जब ऑनलाइन स्पेसेस का ऑप्शन निकलता है, सो ये समझना जरूरी है कि हम जिससे बात कर रहे हैं उनकी आइडेंटिटी वेरीफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है फिर, बिकॉज इंसिडेंट्स लाइक वायलेंस, ब्लैकमेल,
forced disclosure to family, friends, workplace, नेबरहुड, ये सब इश्यूज आज भी होते हैं 377 हटने के बावजूद भी। कानून तो हट गया है, कानून कहता है कि एलजीबीटी लोगों को सब अधिकार है, बट क्योंकि समाज में अभी तक वो परिवर्तन होना बाकी है, तो लोगों को बदलना बाकी है। और तो इसको समझते हुए जब हम ऑनलाइन डेटिंग स्पेसेस में जाते हैं तो किस तरह की इंफॉर्मेशन हम अपने बारे में शेयर करते हैं किसके साथ, वो कितनी सेंसिटिव है, कितनी प्राइवेट है। अगर अगर ये लीक हो गया और ऐसे इंसान ने देख लिया जिसको देखने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, लाइक माय फैमिली, लाइक माय वर्क प्लेस, तो ये सब सोच समझ के फिर हमको एक कदम उठाने होते हैं कि नाउडेज ऑन डेटिंग एप्स एज वेल एज ऑन सोशल मीडिया एप्स ये ऑप्शन भी होता है कि आप परमानेंटली के अलावा टेम्पररीली भी मीडिया फाइल शेयर कर सकते हैं। लाइक यू शेयर अ पिक्चर फॉर लाइक 5 seconds or 10 seconds for one view and then that picture automatically vanishes. Make sure you use apps and which have strong safety, security, privacy policies. उन सब apps की privacy policies पढ़ लीजिए। अगर कुछ डिस्क्लोजर होता है या प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी का वायलेशन होता है तो उनकी पॉलिसी में पढ़िए कि वो क्या कहते हैं कि अगर कुछ वायलेशन होता है तो आपके पास आप किसको कांटेक्ट कर सकते हो, वो क्या स्टेप्स बताएंगे, क्या रिपोर्ट करेंगे, क्या ब्लॉक करेंगे। ये सब चीजें आप पढ़ लीजिए बिफोर यू सेटल ऑन अ ऐप एंड स्टार्ट शेयरिंग प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू पीपल। I think mostly it's this. Primarily, it's about, and especially because you mentioned blackmail और financial fraud भी बहुत होता है, तो ये हमने बहुत बात देखा है कि I mean people are practically strangers online, ऑनलाइन डेटिंग स्पेस। तो ऐसे संदर्भ में अगर कोई सामने से आपको कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है, मेरा ऑपरेशन है या इमरजेंसी ट्रैवल के लिए मुझे पैसे चाहिए, परिवार के लिए पैसे चाहिए, ये बहुत कॉमन है। और ये सिर्फ क्वेयर ट्रांस लोगों के साथ नहीं, ये महिलाओं के साथ भी बहुत होता है डेटिंग एप्स पर। तो जब भी ऐसे सवाल आपको आना शुरू होते हैं तो आपको ये समझना है कि ये शायद वेरीफाइड प्रोफाइल यूजर नहीं है। तो आपको थोड़ा और तहकीकात उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछकर या कुछ प्रूफ लीजिए ताकि ये साबित हो कि अगर किसी की मेडिकल कंडीशन है तो उनसे सर्टिफिकेट, अगर वो स्ट्रेंजर्स है सर्टेनली तो उनसे ये सब इंफॉर्मेशन मांगना इज नॉट ऑफेंसिव और रूड, स्पेशली अगर वो आपसे पैसे मांग रहे हैं। कि अगर आप हमको कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे सकते हैं कि आपकी ये जरूरत है, फिर मैं सोच विचार करके ये ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ। तो ये सावधानी बना के रखना जरूरी, रखना याद है, क्योंकि वी आर प्रैक्टिकली डीलिंग विद स्ट्रेंजर्स। हम उनको जानते नहीं है, क्योंकि हमारे पास फिजिकल स्पेसेस कम है, इसलिए हम ऑनलाइन स्पेस में स्ट्रेंजर्स से बातचीत कर रहे हैं। वो कैजुअल फन, तो वहां पे खुद की सावधानी, खुद की प्राइवेसी का जिम्मेदारी एक बहुत तरह से हम पर होता है। और जिस तरह से मैंने कहा कि जो भी आप ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी प्राइवेसी पॉलिसीज, और कुछ इंसिडेंट होता है तो किस तरह से ग्रीवेंस प्रेस देते हैं, वो सब पढ़ लीजिए। तो इसी मामले से मेरा दूसरा सवाल है, क्योंकि आप प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में कह रहे हैं। ज्यादातर क्या होता है कि हम प्राइवेसी पॉलिसी इतने लंबे होते हैं कि हमें खुद नहीं पता है कि हमें किस जानकारी को लेकर हमें सावधानी रखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यूजर्स की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन डेटिंग कंपनियों की कानूनी जिम्मेदारियां भी क्या होती है? ऐसा भी कुछ होता होगा ना साइबर लॉस के हिसाब से? हाँ, तो वो जो हमने शुरुआत में जनरल कानून का ओवरव्यू देखा था, उसमें जो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की बात कर रहे थे, आज तो आज की तारीख में वो ही एक मेन कानून है जो ऑनलाइन कंपनीज, सोशल मीडिया एप्स, डेटिंग एप्स को गवर्न करता है। तो ये 2011 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए थे टू मेंशन कि हमारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन, हेल्थ, जेंडर आइडेंटिटी एंड अदर सेंसिटिव एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, इस सब जानकारी को सुरक्षित रखना ऑनलाइन डेटिंग एप्स की जिम्मेदारी है। और उनको, उन सभी एप्स को खुद
सिर्फ इस जिम्मेदारी के तहत उनको ऐसे कदम उठाने हैं जिसके जिससे अगर कोई खतरा होता है रिस्क ऑफ वायलेशन ऑफ प्रिवेसी का, तो वो मिट सके। हाँ, तो ताकि मतलब उनके पास सिर्फ ना कि रेमेडियल मेजर्स हो कि कुछ हादसा होने के बाद स्टेप्स ले, बट हादसा होने से पहले उसकी गुंजाइश को मिटाना या हटाना, ऐसे प्रोसीजर डेटिंग एप्स को लगानी चाहिए ताकि लोगों की सुरक्षा, स्पेशली अगर हेल्थ, HIV एड्स रिलेटेड जानकारी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर आइडेंटिटी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन अगर जो बहुत डीपली प्राइवेट होती है, और हम वी आर नॉट आउट टू एवरीबॉडी, इवन विद इन फ्रेंड्स और फैमिली एंड वर्क प्लेसेस वी आर नॉट आउट टू एवरीबॉडी। तो अगर ऐसे कॉन्टेक्स्ट में ये जानकारी अगर विदाउट कंसेंट पब्लिश होती है, तो उसका बहुत एक रियल नुकसान होता है। नॉट जस्ट सो वायलेशन, डिस्क्लोजर विदाउट कंसेंट तो एक वायलेशन है ही, पर उसका नतीजा ऐसे हो सकता है कि आप लोगों पर हानि, वायलेंस हो सकता है, लोगों को घर से निकाला जा सकता है, नौकरी से फायर होने का डर होता है, इन सब आधार पर क्योंकि मतलब वो गैर कानूनी है, पर वो खतरा होता है लोगों को। तो इसलिए आईटी एक्ट के अंदर 2000 रूल्स जो है, 2011 के रूल्स जो है, ऑल ऑनलाइन entities have a responsibility to have measures within their apps to safeguard in privacy and confidentiality reasons। ऊपर से जो 2021 का कानून है, उसमें भी सोशल मीडिया एप्स एज वेल एज अदर ऑनलाइन एंटिटीज पे जिम्मेदारी है कि प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के प्रोटेक्शन के लिए आप कदम उठाएं। फॉर एग्जाम्पल जो 2011 रूल और 2021 के रूल्स हैं, उसमें एक ऑप्शन ये भी है कि क्योंकि बहुत बार ऑनलाइन इंटरेक्शंस में हम अनोनिमस एंटिटीज के साथ बातचीत करते हैं, कभी कभी हमें पता नहीं होता कि सामने कौन बैठा है, हम जानबूझ के बिना इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किए कई बार ऑनलाइन डेटिंग में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो हमको भी नहीं पता और सामने वालों को भी नहीं पता कि हम किससे बात कर रहे हैं। ऐसे कॉन्टेक्स्ट में अगर जब या लोग फेक प्रोफाइल्स भी बना देते हैं, है ना, तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में अगर कुछ इमेज या इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट हमारा विदाउट कंसेंट पब्लिश हो जाता है, तो इसके लिए भी 2021 जो रूल्स हैं, which are intermediary guidelines in digital media ethics code, वहां पर ये इन ऑनलाइन एंटिटीज पे जिम्मेदारी है कि अगर कोई पुलिस को जाके ये कंप्लेन करता है कि कोई ये डिस्क्लोजर हुआ है विदाउट कंसेंट और ये फेक प्रोफाइल है और मैं नहीं बता सकता कि ये इंसान कौन है, तो पुलिस पे ये जिम्मेदारी है और जो ऑनलाइन डेटिंग ऐप है उन पे भी ये जिम्मेदारी है कि कंप्लेन होने के बाद वो जो एंटिटी, जिस इंसान ने ये वायलेशन किया है, उसकी जानकारी ट्रेस करके डीक्रिप्ट करके निकाले। इसको बोलते हैं कानून में फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो ये ट्रेस करना भी कानून में पुलिस पे और ऑनलाइन ऐप पे ये जिम्मेदारी डाली गई कि जहां पर मुझे नहीं पता कि सामने वाला कौन है जिसने मेरा HIV स्टेटस या मेरा जेंडर आइडेंटिटी किसी को डिस्क्लोज कर दिया है, तो पुलिस एंड द ऐप हैव टू they have a duty in law to do this। तो मेरा ये दूसरा सवाल इसी मामले में होगा कि आप कह रहे हैं कि देयर इज अ लॉ इन प्लेस, आप कह रहे हैं कि आप पुलिस और आप डेटिंग एप्स के साथ मिलकर आप इसे सुलझा सकते हैं, पर मेरा सवाल ये है कि क्या हम आसानी से जाकर कंप्लेंट रेज कर सकते हैं with the police or the apps? with the police, with the apps, yes। तो हमने जब 5-6 सालों से ये केसेस हमने हैंडल किए हैं, बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि अगर जो ऑनलाइन डेटिंग एप्स है या सोशल मीडिया एप्स भी हैं, उनके प्रोसेसेस होते हैं कि अगर कुछ ऑफेंसिव हार्मफुल कंटेंट किसी ने पब्लिश किया है या प्राइवेसी को वायलेट करने की कोशिश की है, तो आप उन यूजर्स को रिपोर्ट कर सकते हो और वो कुछ स्टेप्स बताते हैं उनको फॉलो करना। तो हम यूजुअली क्लाइंट्स को ये बताते हैं कि आप ये सब स्टेप्स फॉलो कीजिए और उनको आपकी रिपोर्ट में उनको ये भी लिख के दीजिए दैट सिंस आप
भारतीय सिटीजन है तो भारतीय कानून जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो इस ऐप पर ये जिम्मेदारी डालता है कि इस सेक्शन और इस सेक्शन के अंदर आपको ये आप पर ये जिम्मेदारी है कि आपको ये एक्शन लेना है। जो जिसके खिलाफ कंप्लेन की गई है उन पे एक्शन लिया जाए, उनको आइडेंटिफाई करके एक्शन लिया जाए और जो फर्दर स्टेप्स लिए जाए जिससे कि प्रिवेंट और ब्रीच ना हो राइट्स का और प्राइवेसी का। और मैंने ये नोटिस किया है कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में लोग मतलब जो एप्स है वो एक्शन लेते हैं और वो मामला उधर ही सुलझ जाता है। कुछ केसेस में जहाँ पे अगर एप्स रिस्पॉन्ड नहीं करते या उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं देन ऑब्वियसली आपको फिर पुलिस स्टेशन में जाके साइबर सेल डिपार्टमेंट में ये कंप्लेंट करनी होती है। या एंड स्पीकिंग ऑफ द पुलिस, आजकल महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में पिछले 3-4 सालों में पुलिस और कोर्ट्स खुद रिवेंज पॉर्न केसेस की एक कैटेगरी है, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मेरा मतलब है कि जहां पर हेट्रोसेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट में आदमी ने जो महिला के प्राइवेट इमेजेस है या वीडियो है उनको बिना कंसेंट पब्लिश किया है, ऑनलाइन शेयर किया है। तो इन केसेस में कम से कम ऐसे 3 केसेस हैं मुंबई, इलाहाबाद और कलकत्ता में, जहां पे ये तीनों महिलाओं ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट आईपीसी के अंदर, इंडियन पिनल कोड के अंदर जो जेंडर स्पेसिफिक प्रोविजंस है औरतों के लिए उनके अंदर कंप्लेन कर कर पुलिस में ये एफआईआर दर्ज की है और कोर्ट्स ने भी इन मुकदमों को आगे बढ़ाया है, जहाँ पे उन्होंने मतलब ये भाषा का भी इस्तेमाल किया है कि इसको रिवेंज पॉर्न कहते हैं कि क्योंकि किसी कारण अगर लड़की ने लड़के की बात नहीं मानी तो बिकॉज ऑफ पेट्रियार्की एंड मिसोजिनी, जो आदमियों में एंटाइटलमेंट होता है, अगर ना बोल दिया तो सामने वालों को हर्ट करने के लिए उन्होंने उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए उनकी प्राइवेट इमेजेस या वीडियोस को पब्लिकली डिस्प्ले कर दिया। इस यहाँ से उसको कहते हैं रिवेंज पॉर्न। तो कोर्ट्स ने एकदम साफ कहा है कि ये बिल्कुल गलत और गैर कानूनी है और इंडियन पिनल कोड के अंदर ऐसे केसेस के मुकदमे चल सकते हैं। यहाँ पर एक बात जानना ये जरूरी भी है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है और आईपीसी है इंडियन पिनल कोड, उसमें ये भी बात कही गई है कि कुछ कंसेंशुअल रिलेशनशिप्स में ऐसे होता है कि हम खुद वॉलंटरली कंसेंट करते हैं कि आप हमारे पिक्चर्स ले, बट वो कंसेंट पिक्चर्स लेने के लिए सिर्फ होता है अगर उस व्यक्ति ने उन इमेजेस या वीडियोस को पब्लिश करने के लिए कंसेंट नहीं दी है तो वो एक्ट फिर भी गैर कानूनी। ठीक है, तो अगर लड़की ने, इन केसेस में ये भी मुद्दा निकला था कि क्योंकि लड़के के लॉयर ने ये बहस की थी कि इसमें कुछ गैर कानूनी नहीं है क्योंकि लड़की ने खुद मुझे कंसेंट दिया था, कि उसने खुद कहा था कि तुम मेरे फोटोज लो। तो कोर्ट ने एकदम साफ साफ कहा है कि लड़की की कंसेंट सिर्फ पिक्चर लेने के लिए थी और तुम्हारे प्राइवेट यूज के लिए थी, दैट वाज नॉट मेंट फॉर पब्लिक कंजम्पशन एंड यूज। तो तुमने जब वहां पे क्लियरली उस औरत ने कंसेंट नहीं दी है तो उसके लिए तुम पर रिवेंज पॉर्न के चार्जेस और क्रिमिनल केसेस और जिस तरह से जो फाइन और जेल टर्म प्रिस्क्राइब किया गया है वो उन पर लगे। तो ऐसे कम से कम 3 केसेस पिछले 3-4 सालों में कोर्ट्स के सामने आए और लोग आगे बढ़ा रहे। ठीक है, थैंक्स सूरज। आई थिंक क्वेश्चंस आने शुरू हो गए चैट में, तो मैं वहीं से शुरू करती हूँ। मनु जी ने कहा है कि समटाइम्स कई बार ऐसे होता है कि हम बहुत लंबे समय तक हम बातचीत करते हैं किसी के साथ और वो एक बंधन बन जाता है ऑनलाइन, पर जब हम उनको मिलते हैं, जब वो फिजिकल स्पेस का वो एक मीटिंग बन जाता है, तब वो सिचुएशन ही बदल जाता है जहाँ पे एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग की गुंजाइश ज्यादा हो जाती है। इट्स वेरी कॉमन एंड क्राइसिस केसेस में तो ये तो बहुत बार सुना है। तो वो जानना चाहते हैं कि हम इस सिचुएशन में कैसे हाउ कैन वी सेव आवरसेल्व्स, हाउ कैन वी बी सेफ। मतलब अगर आप आपका सवाल आई थिंक मे बी 2 लेवल पर है। एक है कि इन हादसों को प्रिवेंट किया कैसे किया जाए
और अगर हादसा अगर होता है तो उसके बाद क्या ऑप्शन। तो प्रिवेंशन के लिए ऑप्शन तो वही है जो हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि बहुत लोग जो शुरुआत से ऑनलाइन डेटिंग में ही है, एंड व्हेन दे डिसाइड टू मीट वन ऑफ दोज पीपल फॉर द फर्स्ट टाइम इन पर्सन फॉर अ डेट और फॉर सेक्स, व्हाट वी आल्सो एडवाइज्ड, हम ये सलाह देते हैं लोगों को कि जब आप पहली बार किसी को मिल रहे हैं जिसके साथ आपने कुछ दिन हफ्ते महीनों तक बात की है, तो उनको एक पब्लिक प्लेस में आप एक कैफे में, एक रेस्टोरेंट में, एक पब्लिक पार्क में, दिन दहाड़े होगी, ना कि अकेले में कहीं पे। तो मतलब, और अगर आप कुछ साथ में एक समय बिताएं तो आपको भी वो परख होना शुरू हो जाता है कि ये लड़का या लड़की सही या गलत है। और अगर आपको कुछ नेगेटिव वाइब्स आते हैं तो आप ऑटोमेटिकली वहां से स्विच ऑफ होके उनको अवॉइड कर सकते हैं। तो एक एक प्रिवेंटिव स्टेप तो ये है कि अगर आप पहली बार अगर किसी को मिल रहे, तो अब दिन दहाड़े किसी को एक पार्क में, रेस्टोरेंट में या पब्लिक जगह हो यहाँ पे जहाँ पे वायलेंस होने की गुंजाइश ही नहीं ऑर्डिनरीली, आप वहां पे मिले और वहां पे आप कुछ घंटे बिताकर परख सकते हो उस इंसान। अगर अगर ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन, वायलेंस होता है किसी भी कारण, तो फिर ये सब जो इंसिडेंट्स है ये गैर कानूनी अपराध है। तो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी रिपोर्ट दिखा सकते हैं। ये इनमें से कई का अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंसेस भी हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है कि इन केसेस, क्योंकि ये सीरियस केसेस है, अगर वायलेंस होता है किसी के साथ, ब्लैकमेल होता है, तो ये छोटी मोटी बात नहीं, ये सीरियस ऑफेंसेस है। तो सीरियस केसेस में प्रोसीजर ऐसा होता है कि उनको कॉग्निजेबल केसेस इसलिए कहते हैं कि पुलिस तुरंत जाके तहकीकात और अरेस्ट कर सकते हैं, उनको किसी और की डायरेक्शन या एडवाइस की जरूरत नहीं होती है। तो आप पुलिस स्टेशन में किसी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन या लॉयर से संपर्क करके उनका सपोर्ट लेके आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में ये रिपोर्ट कर सकते हैं, उनकी जानकारी दे। पुलिस स्टेशन में लोग प्रॉपरली बयान मांगते हैं आपसे कि आप बताइए कि क्या हुआ। तो पुलिस स्टेशन में जब सर्वाइवर्स बयान देते हैं तो वो जरूरी है ये कि आप एकदम डिटेल में सब जानकारी दो कि कब शुरू हुआ, किस समय से, उसका नाम क्या है। अगर आपको पूरी बात भी नहीं पता तो जितना आपके पास जानकारी वो सब आपको देना चाहिए, तो ये तहकीकात में यूजफुल होता है। और ये सब हम 377 हटने के पहले भी बहुत सावधानी से करते थे। अभी 377 हट गया है तो अभी और आसान होना चाहिए ये करना। ठीक है। मनु जी, अगर इससे जुड़ा हुआ कोई और सवाल हो आप यहाँ पे चैट पे टाइप कर सकते हैं। दूसरा सवाल है आकृति जी से, जो कह रहे हैं कि does online dating subscription guarantee safety from spamming, from spamsters? Can you define spamsters? Or rather, scam is what I would say. Scamsters. Yeah, scamsters is not spammers. Okay. तो ये मुझे इजिप्ट में ग्राइंडर का एग्जाम्पल उदाहरण याद आ रहा है, क्योंकि इजिप्ट में कुछ सालों पहले, अभी भी शायद, बहुत ही कंजर्वेटिव राइट विंग सरकार थी जो गे डेटिंग एप्स का इस्तेमाल करके पुलिस के जरिए लोगों को एंट्रैप कर रहे थे, हैरेस कर रहे थे, अरेस्ट कर रहे थे। तो उस समय वहां के जो कम्युनिटी के लोगों ने ग्राइंडर और बाकी डेटिंग ऐप से ये मीटिंग की थी कि आप इजिप्ट जैसे मार्केट में आकर आप ऐसे बिहेव नहीं कर सकते जैसे कि आप यूएस में काम कर रहे हैं। आपको ये समझना जरूरी है कि इजिप्ट में पुलिस, गवर्नमेंट, डॉक्टर्स का रवैया बहुत अलग होता है गे और क्वियर, ट्रांस लोगों की तरफ। तो आपको आपके ऐप पर जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है उसको अपडेट करना चाहिए, ताकि हम वेरीफाई कर सकते हैं कि सामने वाला सही या गलत है। उसी के बेसिस पर मुझे याद है कि कैलकाटा में जो वर्ता ट्रस्ट है, जो पवन दल चलाती है, उन्होंने उसके बेसिस पर ग्राइंडर के साथ
एक सिमिलर मीटिंग की थी, बिकॉज भारत में भी ये बहुत इश्यू होता है क्वियर ट्रांस लोगों को, ब्लैकमेल, ऑनलाइन हैरेसमेंट, डॉक्सिंग, ये सब इश्यूज बहुत बार होके। तो आई थिंक ग्राइंडर एटलीस्ट, इफ नॉट अदर एप्स, उन्होंने कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स लगाए हैं कि अगर आप ऐप बनाते हो तो आपको फोटो डालना जरूरी है, बिना फोटो के आप ऐप नहीं बना सकते। तो ये सब चीजों को आपको देखना चाहिए कि कौन से आप ऐप पे बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल है। आपको ये सेफ्टी रिस्क असेसमेंट करना कि अगर किसी की प्रोफाइल है तो उसमें फोटोग्राफ अगर होता है तो दैट्स एन इंडिकेशन दैट, एंड इफ यू आर डूइंग, if there are other, if there's a photograph, then आपके पास एक जरिया है ये वेरीफाई करना कि ये आदमी सही है या गलत है। क्योंकि अगर आप वीडियो कॉल करते हो, अगर आप दूसरे पिक्चर्स देखते हो, अगर आप मिलते हो, तो ऑब्वियसली आप ये वेरीफाई कर सकते हो कि ऐप वाला जो प्रोफाइल वाला आदमी है वो रियल लाइफ में वो आदमी गलत है या सही है। सो ऐसे ऑप्शंस को देखना आप शुरू कीजिए ऐप्स पर कि जहाँ पे फोटोग्राफ रखना कंपलसरी हो। कुछ और तरह की इंफॉर्मेशन, कुछ एप्स मेरे हिसाब से, आई एम नॉट ऑन एनी ऐप करंटली, बट लास्ट ईयर व्हेन आई वाज यूजिंग सम एप्स आई रिमेंबर, कुछ एप्स आई थिंक डॉक्यूमेंट्स, आपके पर्सनल आईडी डॉक्यूमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स मांगते हैं। दैट्स अ वे ऑफ वेरीफाइंग। तो आप वो देखिए कि जहां पर पर्सनल डिटेल्स, आइडेंटिफिकेशन जितनी हद तक पॉसिबली एक्यूरेट मिल रही है आपको, सो दैट्स अ वे ऑफ वेरीफाइंग दैट these are authentic people versus these are scamsters. I mean, a scamster is also, one of the first signs of identifying a scamster is your photographs perhaps are not available. Even privately, they don't agree to share them. या आप नाम नहीं बताते हो या दूसरी चीज है। तो इस तरह से आपको वो रिस्क सेफ्टी असेसमेंट हर कदम पर करना होता है। तीसरा सवाल है शिवलाल जी से। He's just saying that is there a mini guide available that can be circulated with a lot of community-based groups? It'll be a great resource as to the legal implications of what we've just discussed in cyber laws. आपको आई थिंक वर्धा के वेबसाइट पे वो एक आर्टिकल है, वहां पे आपको वो पढ़ना चाहिए। और अदरवाइज मेरे प्रैक्टिस में भी, मतलब हमने कोई ऐसे गाइड डेवलप नहीं किया है, बट केस बाय केस बेसिस पर कुछ जो पॉइंट्स आते हैं कि अगर ऐसे हादसे होते हैं तो लोग कौन से कानून का इस्तेमाल करते हैं, वो सब जनरल गाइडेंस है। तो वो एक नोट मतलब तैयार नहीं है, उसको करना पड़ेगा जी। But there's no ready, I don't think there's a ready-made resource available, but do check Varta's website. अगर वो शायद आपको वहां पे मिल जाए, क्योंकि ये इशू इंडिया में बहुत बार आया है। तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं किसने कुछ तो डॉक्यूमेंट किया होगा कि प्रिवेंटिवली क्या करना है और रेमेडियल स्टेप्स में क्या करना है आपको। My fourth question is from the Sarthi Trust. ये कह रहे हैं कि बहुत सारे complainants जो होते हैं victims, they disagree to file an FIR finally. So what is the way out when they receive complaints? The victims disagree to finally file an FIR. Who is it that disagrees to file a complaint? The victim. The victims, yeah. देखिए ऐसे ऐसे केसेस में ये भी होता है कि बहुत लोगों को लगता है कि हम पुलिस में नहीं जाना चाहते क्योंकि वो घर पे समन्स भेजेंगे या ऐसे कुछ है। तो जरूरी नहीं है, आप उनको अगर अलग केयर ऑफ एड्रेस भी दे सकते हैं, आपके वर्क प्लेस का या आपके किसी दोस्त का केयर ऑफ एड्रेस और आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फोन नंबर तो पुलिस वालों के साथ होता है अगर आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हो। तो वो सब सुलझाना ठीक है, वो कर सकते हैं। बट अगर बहुत कारण होते हैं जिसके लिए लोग आगे भी नहीं आ सकते, पुलिस कंप्लेंट नहीं कर सकते, तो आई मीन दिस रियली नॉट मच यू कैन डू दैट। अगर देखिए, अगर फाइनेंशियल फ्रॉड का मामला है तो आप बैंक में जाकर रिपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि आरबीआई सर्कुलर्स के हिसाब से हर बैंक को एक कंप्लेंट्स ऑफिसर नॉमिनेट करना है जो फ्रॉड, चीटिंग और ऐसे केसेस को हैंडल करने की उसकी जिम्मेदारी है। तो जो डेटिंग ऐप्स पे भी होता है कि लोग गलत इन्फॉर्मेशन या झूठी इन्फॉर्मेशन देकर लोगों से पैसे निकलवाते हैं, वो भी फ्रॉड और चीटिंग का ही केस माना जाता है।
तो अगर आप पुलिस के पास नहीं जा सकते ऐसे केसेस में, तो आप बैंक के पास जा सकते हो, क्योंकि उन पे जिम्मेदारी है कि वो पुलिस से या जो अदर फाइनेंशियल अथॉरिटीज है उनसे कोऑर्डिनेट करके पैसे की रिकवरी कराए, तहकीकात करे, एक्सेट्रा। बट अगर ब्लैकमेल, वायलेंस और ऐसे वायलेंस के अगर केसेस है, तो उसके लिए तो पुलिस ही अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, उसमें आई थिंक ऑन अ केस बाय केस बेसिस, अगर लोगों की कुछ गलत फहमियां हैं तो उनको दूर हटाकर उनको काउंसिल कर सकते हैं कि आप पुलिस में जाकर एक्शन ले। उसके बावजूद अगर कुछ लोग पुलिस के पास नहीं जा सकते, देन दैट्स अ डिफरेंट इशू। देन फिर उनको ये समझाना जरूरी होता है कि फिर आप अगली बार जब वापस ऑनलाइन डेटिंग करोगे या फिजिकल स्पेस में डेट करोगे, तो आपको ये सब चीजों की, इन सब चीजों के बारे में सावधान होना चाहिए। अगली बार इस जानकारी को आप समझ लीजिए, पब्लिक में मिलिए, है ना, ये सब चीजें फिर वो काउंसलिंग का इशू हो जाता है। हाउ टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम harm next time. So Suraj, since you've already started talking about financial fraud, और ये तो ज्यादातर is also equally something that सब फेस करते हैं, तो आपने अभी कहा कि हम बैंक के वहां पे जाके भी हम थोड़े चेंजेस ला पा सकते हैं वहां पे, because they are also very sensitized about this. Can we talk a little more about that? Have you faced any cases where you've been able to solve this for a client? तो हाँ, बैंक फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस तो हमेशा आते ही रहते हैं डेटिंग एप्स पर। एक केस ऐसा था कि जहाँ पर कोई किसी को कोई इंडिया बेस्ड आदमी किसी फॉरेन बेस्ड आदमी के साथ बात कर रहा था अपेरेंटली, एंड दैट फॉरेनर अपेरेंटली क्लेम दैट मैं आई एम कमिंग टू मीट यू टू इंडिया, आई एम एट द बॉम्बे एयरपोर्ट, but the customs has seized something, उसको रिलीज करने के लिए 40-50 हजार रुपए चाहिए, उसके बिना मैं एयरपोर्ट नहीं छोड़ सकता, so you have to give me that money right now। और इस लड़के ने पैसे देने के बाद फिर पता चलता है कि that he was just another Bombay based scamster। तो ये एक उदाहरण है एक चीटिंग या फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन का। चीटिंग या फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन को कानून में ऐसे माना जाता है कि जब आपने किसी को पैसे दिए हैं पर किसी गलत फहमी के रहते हुए आपने पैसे दिए हैं। जब आप अगर आपको सच बात मालूम होती तो आप इस व्यक्ति को पैसे नहीं देते, ठीक है, तो इसको चीटिंग या फ्रॉड माना जाता है आमतौर पर भारतीय कानून में। तो आरबीआई के पिछले 2-3 साल में सर्कुलर्स है जहां पर ऑफ कोर्स आप आईपीसी में जा सकते हो, आप पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेन कर सकते हो। चीटिंग, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस का के जनरल स्पेसिफिक इंडियन पिनल कोड में प्रोविजंस है, तो आप पुलिस स्टेशन में जा ही सकते हो इसकी एफआईआर करने के लिए। बट ऑल्टरनेटिवली आप बैंक में, आपके बैंक में जाकर भी रिपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि आरबीआई के सर्कुलर्स के हिसाब से उन्होंने हर एक बैंक में इन पर जिम्मेदारी डाली है कि उनको एक कंप्लेंट्स ऑफिसर नॉमिनेट करना है। और ये कंप्लेंट्स ऑफिसर की जिम्मेदारी ये है कि अगर कोई व्यक्ति उनके पास फ्रॉडुलेंट या चीटिंग ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट लेके आता है तो उनको ये सलाह दे और मदद करे कि इसको कैसे करना है। सो एक तो है कि आपको आपके पैसे वापस चाहिए, दूसरा आपको चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी, कि जिसने आपको चीट किया उस पर कोई पेनल्टी हो, वेदर फाइनेंशियल और जेल वाइज। अगर बड़ी रकम होती है तो यूजुअली वो पुलिस से नहीं, पर वो स्टेट लेवल जो बड़े लॉ एनफोर्समेंट ग्रुप्स होते हैं लाइक सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर छोटी रकम हो तो फिर वो जनरली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। एंड at least this is the route that we've recommended a lot of people to follow. Before the RBI circulars, of course, लोग पुलिस स्टेशन में जाके ये कंप्लेंट्स कराते थे। हेलो, यस मैम, हम ये पूछना चाह रहे थे, सपोज कोई घटना होती है तो उसका कोई टाइम लिमिट भी तो होगा, उसको कितने दिन में उसका कंप्लेंट करना चाहिए, कितने समय में करना चाहिए? अगर कोई क्रिमिनल हादसा होता है तो उसका कोई ये नहीं है लिमिटेशन पीरियड। आप जो कह रहे हैं उसको कानून में लिमिटेशन पीरियड कहते हैं कि
समझो कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, तो आज की तारीख में, आज है 16 फरवरी 2023, आज की तारीख में अगर किसी के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो कानून में एक पीरियड होता है जिसके अंतर्गत ही सिर्फ आप बैंक को जाके कंप्लेन कर सकते हो। उसके बाद अगर आप समझिए आप दिसंबर 2023 में जाके कंप्लेन करते हैं तो कोई एक्शन नहीं लेगा, ठीक है। बट क्योंकि जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं उनका साधारण तौर पर कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं होता, क्योंकि अ क्राइम बाय डेफिनेशन इज अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, इट्स अ सीरियस ऑफेंस। तो सरकार की समझ ऐसी है कि अगर जब इवन अगर मेरे खिलाफ कोई कानूनी अपराध होता है तो कानून में समझ ये है, सरकार की समझ ये है कि अगर एक व्यक्ति के खिलाफ कोई हादसा गैर कानूनी हादसा होता है तो उसको ऐसे माना जाना चाहिए कि समाज के खिलाफ वो गैर कानूनी हादसा हुआ है, तो सरकार को उसकी मदद करने के लिए सभी एफर्ट्स डालने होते हैं। तो उस आधार पर जो गैर कानूनी अपराध होते हैं उनकी कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं होती। तो अगर मेरे साथ आज एक्सटॉर्शन का अगर थ्रेट हुआ है तो मैं अगले महीने भी जाकर उसके, और लोगों के ऐसा नहीं है कि लोग ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे होते हैं, कोई कारण, कुछ कारण होता है जिसकी वजह से लोग कंप्लेन तुरंत नहीं कर पाते। तो अगर जब तक आप अगर अगले महीने जाकर भी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करते हो, आपको साफ साफ कारण बताना होता है कि किसी हेल्थ रीजन की वजह से, या मैं ट्रैवल कर रहा था, या मैं अनअवेलेबल था, आई वॉज नॉट एबल टू रिपोर्ट दिस बिफोर, बट अब मैं ये सब जानकारी मैं बयान में साफ साफ देने के लिए तैयार हूँ, और जितने डिटेल में पॉसिबल हो आपको वो देना जरूरी होता है, ताकि आपके चांसेस ऑफ ये एफआईआर सिर्फ एफआईआर ना रह जाए, पर ये कोर्ट में जाके ये मुकदमा आगे बढ़ेगा और इसका कोई पॉजिटिव नतीजा जाएगा। तो ये सब समझाना पुलिस को फिर उस स्टेज में जरूरी होता है। थैंक यू। So Manu, please go ahead. Yeah, sure. So मेरा सवाल ये है अर्चना कि सूरज जी से कि जनरली होता क्या कि हमारे पास बहुत ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कि हमें मालूम होता है कि जो किसी को एक्सटॉर्शन करने वाला कौन है, क्योंकि वो एक सीरीज ऑफ केसेस उस तरीके से हमारे पास आते हैं। बट प्रॉब्लम ये होता है कि उनको कंप्लेन करने के लिए कोई भी सामने नहीं आना चाहता है। तो क्या ऐसा क्या प्रोसीजर है कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन या फिर एज एन लाइक अगर सपोज ग्रुप ऑफ कह सकते कि जो कम्युनिटी के जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं उसके थ्रू कैसे हम कंप्लेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं थर्ड पार्टी के बिहाफ पे, तो और उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, अगर इसको इलाबोरेट करके बताएंगे तो आई थिंक बेटर रहेगा। ओके, तो ये ऐसे केसेस भी हम लोग ने देखे हैं कि स्पेशली ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे जो ब्लैकमेल एक्सटॉर्शन के जो केसेस आए हैं हमारे पास, 3-4 केसेस, उनमें वो जिनके खिलाफ वो कंप्लेन कर रहे हैं वो सेम व्यक्ति है या ग्रुप ऑफ लोग हैं, जो ऐसे एक्सटॉर्शन गैंग्स होते हैं कभी कभी, और वो सेम एक्सटॉर्शन गैंग के 3-4 अलग अलग क्लाइंट्स हमारे पास ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल वीक्स या मंथ्स पहुंचे हैं, एंड फॉर सम रीजन नन ऑफ दीज क्लाइंट्स वर एबल टू और वर विलिंग टू गो टू द पुलिस एंड कंप्लेन डायरेक्टली, क्योंकि उनको डर था कि परिवार या ऑफिस में ये बात पहुंच जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अनोनिमसली आप कंप्लेंट तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप जब पुलिस या कोर्ट के पास जाकर एक गैर कानूनी अपराध के बारे में कंप्लेन करते हैं, और अगर कोर्ट को अगर किसी को जेल भिजवाना है तो उनसे कम से कम आपसे मुलाकात कर पर्सनली सब जानकारी तो चाहिए हो। तो अगर आप अनोनिमसली आप कंप्लेन तो नहीं कर सकते बिल्कुल किसी केस के लिए, बट अगर आप एज अ सीबीओ और एन एनजीओ डॉक्यूमेंट कर सकते हैं ये सब 3-4 केसेस कि आपके पास ये सब उदाहरण है, और बिकॉज लोग आउट नहीं है और उनको खतरा होता है कि वायलेंस होने का, प्राइवेसी डिस्क्लोज होने का, इसलिए वो पुलिस के पास नहीं आ सकते, बट बिकॉज आप एक क्रेडिबल लोकल कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो ये क्राइसिस मैनेजमेंट का काम कई सालों से करते आ रहे हैं,
और आपके पास ये 3-4, 4-5 ऐसे केसेस है जहाँ पे लोग खुद पुलिस के पास सामने आकर नहीं कर सकते कंप्लेन, पर आपने इन सब केसेस का डॉक्यूमेंटेशन किया है और इसके आधार पर आप पुलिस स्टेशन में नहीं पर हायर अथॉरिटी जैसे कोई डेप्यूटी कमिश्नर हो उनके पास जाकर आप ये कंप्लेन एक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि विक्टिम्स तो खुद नहीं सामने आ सकते, पर क्योंकि हमारे पास ये वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है, आप इस बेसिस पे प्लीज आपके ऑफिसर्स को यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहिए और इन लोगों के खिलाफ एक्शन लीजिए। तो ये हुआ है जब 6-7 साल पहले नॉर्थ बॉम्बे में के एरिया में वेस्टर्न रेलवे के स्टेशंस पर ये एक्सटॉर्शन गैंग ऑपरेट करती थी और वहां के कई के जो हमारे पास 2-3 विक्टिम्स थे, none of them were willing to go to the police। तो उस समय हम सफर ट्रस्ट और हमने लॉयर्स गिल्ड में एक जॉइंट रिप्रेजेंटेशन लेकर तो पल्लव एक टीम को लेकर उस एरिया के डेप्यूटी कमिश्नर से मिलने गए थे और उनको ये बताने के लिए कि हम आपको लोगों की डिटेल्स नहीं दे सकते बिकॉज दे आर afraid to come forward, but we have this information of 4-5 documented cases कि इस एरिया में ये हादसे लगातार बार बार हो रहे हैं और क्योंकि आप पुलिस है तो आप क्राइम प्रिवेंट करना आपकी जिम्मेदारी है, तो आपको ये एक्शन लेना जरूरी है। आप वैसे कर सकते हैं। और कुछ फॉलोअप क्वेश्चन है मधु? सॉरी, एक और बात क्योंकि कई बार लोग पुलिस के पास इसलिए भी नहीं आना चाहते क्योंकि ये खतरा उनको होता है कि पुलिस या कोर्ट में अगर बात चली गई, मुकदमा चल रहा है तो मीडिया में बात उछलेगी और फिर उससे मतलब मैं पुलिस या कोर्ट में जितनी भी सावधानी रखूं पर एक बार मीडिया के पास जानकारी लग गई तो वो समाज में मीडिया में सब बात उछलेगी और फैमिली, घर पे, ऑफिस में सबको पता चल जाएगा व्हेन आई एम नॉट रेडी टू गिव। तो कानून में ऑप्शन ये भी होता है, आप जान सकते होंगे, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जब जेंडर बेस्ड वायलेंस के सेक्सुअल असॉल्ट के कंप्लेन्स करते हैं तो बहुत सारे ऐसे केसेस में आपको उस औरत का नाम पता ही नहीं चलेगा क्योंकि कानून में प्राविधान है, क्योंकि अगर उस औरत का नाम भी अगर डिस्क्लोज होता है मीडिया में तो एक पेट्रियार्कल समाज में औरतों के खिलाफ भी बहुत बायसेस, प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन होता है आफ्टर दे हैव ऑलरेडी सर्वाइव्ड सेक्सुअल असॉल्ट। तो कानून में ये प्राविधान है औरतों के लिए कि जब आप कंप्लेन करोगे या कोर्ट में मुकदमा चलेगा तो आपका नाम कहीं भी नहीं आएगा और कहीं भी नहीं छपेगा और मीडिया को भी नहीं बताया जाएगा। तो भाई कई बार आप केसेस पढ़ोगे कि एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एक्स का मतलब वहां पे यही है कि दैट कुड एक्स कुड मीन सूरज सानप, बट बिकॉज सूरज सानप whether he's a woman or whether he's living with HIV or whether he's a gay man, कुछ ऐसे कारण है जिसकी वजह से वो अपना नाम आगे नहीं रख सकते। तो तभी ऐसे केसेस में आप कोर्ट से और पुलिस से दरख्वास्त कर सकते हो कि इस कारण की वजह से, क्योंकि मुझे खतरा है कि अगर बाहर पता चल गया तो घर से मैं निकाला जाऊंगा, मैं जॉब से निकाला जाऊंगा या मेरे खिलाफ और हिंसा हो सकती है। तो आप मेरा नाम कोर्ट रिकॉर्ड्स पे आप एक्स लिख दीजिए या ABC लिख दीजिए। तो औरतों के लिए तो ये है, पीपल लिविंग विद HIV का जो कानून है, HIV एड्स एक्ट, उसमें ये प्राविधान है। ट्रांस और क्वियर लोगों के लिए ऐसा अब तक नहीं है कानून में, पर हम अगर कोर्ट में मुकदमा जाता है तो हम मतलब क्योंकि औरतों के लिए और PL-HIV के लिए ये प्राविधान है तो उस बेसिस पे ये बहस करना मतलब मुमकिन है। तो ये एक और एक जरिया होता है कि पुलिस और कोर्ट प्रोसीडिंग्स के वक्त हम तभी भी हम अपनी प्राइवेसी बरकरार रखें। शिवलाल ने ये पूछा था कि डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस क्या होता है सच क्राइसिस केसेस में? So, I mean, you need to document. जैसे आप अगर आप क्राइसिस केस इंटरवेंशन करते हो तो the kind of information that you need is every possible detail that you can add in that sheet is useful to the police, especially dates, timelines, number of people, names of people wherever available, locations, details of the criminal action, अगर पैसे या प्रॉपर्टी या ज्वेलरी जो भी है, कुछ चीजें ऐसे इन चीजों का नुकसान हुआ है या लॉस हुआ है या थेफ्ट हुआ है
तो आप वो सब चीजें लिस्ट करें। अगर एक्सटॉर्शन हुआ है, वायलेंस हुआ है, तो आप जो डिटेल एग्जैक्टली कि कितने लोगों ने कितनी बार कहाँ पे क्या कहा, क्या मारा, किसको डिस्क्लोज करने की धमकी दी, पुलिस में या घर में या ऑफिस में या पड़ोस में, तो ये सब डिटेल एकदम बारीकी चीजें, ये सब जरूरी होता है। Can emotional bullying and abuse be included as a cybercrime? देखिए, जो इंडियन पीनल कोड है उसमें जिस तरह से गैर कानूनी अपराध और लोगों पर क्या असर पड़ता है, उसमें ये भी समझ, कानून में ये समझ है कि अगर कोई धमकी भी देता है किसी को, तो वो धमकी सिर्फ फिजिकल वायलेंस से सीमित नहीं होती है, बट अगर आप किसी को फिजिकल वायलेंस की भी धमकी देते हो तो और दिन गुजर जाते हैं और आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, कि वो असली में ये करेगा या नहीं करेगा, तो पर उस चीज का प्रेशर, टेंशन लेके हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे उसका असर पड़ता है। And if that is what you mean by emotional or psychological mental abuse, then yes, the law recognizes that as well. तो अगर इमोशनल अब्यूज के इंसिडेंट्स भी डेटिंग एप्स पर होते हैं, I mean, it depends. I will not say, I can't give a blanket statement, but it depends on a case by case basis. आप किस चीज की बात कर रहे हो, वो संभावना है कि कानून में इमोशनल अब्यूज को भी पनिशेबल माना गया है। Because see, how do you go and decide what is a cybercrime also, right, in such a case? क्योंकि fraud तो होता है, blackmailing है, of course financial fraud भी है, but if emotionally I've been gaslighted and it's been very traumatic for me, then does that also become a case, is what I would ask. I think this is a little vague right now. अगर हम केस टू केस बेसिस पे अगर देख सकते हैं तो हम सर्टेनली इसके बारे में बात कर सकते हैं। और उदाहरण के तौर पर जो डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस का कानून है, उसमें स्पेशली इमोशनल अब्यूज डिफाइन भी किया गया है। ठीक है, तो फिजिकल एंड ऑब्वियसली इफ यू टेक अ फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, in context of a live-in relationship or even a marital relationship between a man and a woman, where there is gaslighting or where there is psychological manipulation which can lead to mental, emotional anguish and abuse, उसको protection of women from domestic violence के कानून में emotional abuse को भी domestic abuse माना गया है। Emotional abuse is understood as हिंदी में जो जिसको घरगुती हिंसा या घरगुती अत्याचार कहते हैं, तो इमोशनल अब्यूज इज अंडरस्टूड इन दैट, बट इन द ऑनलाइन सेंस आई एम गेसिंग द ओनली डिफरेंस इज वो सेम चीज बातचीत के दौरान एक ऐप पे हो रही है, तो इट डिपेंड्स ऑन अ केस बाय केस बेसिस, उसको इवैल्यूएट किया जा सकता है, बट कानूनी तौर पर इमोशनल अब्यूज को या मेंटल ट्रॉमा को भी एक्शनेबल माना गया है। Thank you. I hope that was useful for everyone. Thank you so much, Ruben.